So we are going to study clinical features of acute rheumatic fever. Clinical features of acute rheumatic fever. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है जिसमें डेथ तक पॉसिबल है वो होती है पेनकार्डाइटिस या कार्डियक मैनिफेस्टेशन। आप इसमें देखोगे भी कि बाकी सारे जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो हील कर जाते हैं, लेकिन जो कार्डियक प्रॉब्लम होता है पर्टिकुलरली जो एंडोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट होता है वो बिल्कुल प्रॉपरली हील नहीं होता है। हील भी होता है तो स्कार से हील होता है। तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो पहले तो रिगर्जिटेशन होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें फाइब्रोसिस होगी, मतलब हील तो करेगा लेकिन विद फाइब्रोसिस और विद स्कार। तो आपको माइट्रल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या एओर्टिक स्टेनोसिस मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस ज्यादा कॉमन है। तो देख लेते हैं पहले फीचर को, हम लोग कहते हैं कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, जो आपने देखा था मेजर क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेनकार्डाइटिस। पेन का मतलब ऑल लेयर्स और कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट आर इन्वॉल्व। ऑल 3 layers of heart are involved। आप लोगों ने देखा भी था इसके पहले जब हम लोगों ने सीवीएस पढ़ा था, तो हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। फिर उसके बाद जो मस्कुलर लेयर होता है जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और पंप करता है वो आपका मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम। ठीक है, और जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो आपकी पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे हम लोग जब रिमेटिक फीवर पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि सारी लेयर्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। जब एंडोकार्डाइटिस पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं केवल एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन है। जब पेरिकार्डाइटिस डिसीज पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं केवल पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन है। जब मायोकार्डाइटिस पढ़ते हैं तो कहते हैं केवल मायोकार्डियम का है। लेकिन रिमेटिक फीवर की खास बात यह है कि सारी लेयर्स, हार्ट के सारे लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा, मतलब हर जगह इन्फ्लेमेशन होगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रैनुलोमा बनता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं रिमेटिक फीवर में, जिसको आप कहते हो एस्कॉफ बॉडी। आप लोगों ने पैथो में पढ़ा होगा एस्कॉफ बॉडी। एस्कॉफ बॉडी इज पैथोग्नोमिक ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। क्योंकि पेनकार्डाइटिस से इसलिए जो एस्कॉफ बॉडी बनेगा, ठीक है, ये सारी लेयर्स में पाया जाएगा। इट इज फाउंड इन ऑल लेयर्स। इट इज फाउंड इन ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट। ठीक, और एस्कॉफ बॉडी को सराउंड करती हुई कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कैटरपिलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको एंटी स्कॉफ सेल्स या कैटरपिलर सेल्स कहते हैं। और लिख लेते हैं एक, इनसाइड दिस granuloma like structure we get peculiar cells with ribbon like chromatin known as caterpillar cells। caterpillar cells और एंटी स्कॉफ सेल्स। ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स होते हैं। हम लोगों ने टीबी में ग्रेनुलोमा पढ़ा था ना, तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेनुलोमा ही बना है। ठीक है, अंदर क्या होते हैं थोड़े बहुत
इन्फ्लेम्ड कोलेजन होते हैं, उसके बाहर मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स होते हैं, सब कुछ मिला के आप एस्कॉफ बॉडी कहते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं बल्कि इसको। यहाँ पे मान लीजिए इन्फ्लेम्ड कोलेजन फाइबर्स हैं, इसके किनारे किनारे टी लिम्फोसाइट्स होंगे। टी लिम्फोसाइट्स, कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कैटरपिलर टाइप से। ठीक है, रिबन लाइक क्रोमेटिन। ये बहुत ही रफ डायग्राम है, आप लोग इसको डिटेल में पैथो में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, बीच में आपका होगा इन्फ्लेम्ड कोलेजन, इन्फ्लेम्ड कोलेजन फाइबर्स। ये आपके लिम्फोसाइट्स होंगे, हो गए कुछ टी लिम्फोसाइट्स, और ये आपके कैटरपिलर सेल्स हो गए, कैटरपिलर सेल्स। इसको पूरे को आप कह देते हो एस्कॉफ्स बॉडी। ठीक है, तो सारे हार्ट के लेयर्स में इन्फ्लेमेशन मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन मिलेगा तो वहां पे एस्कॉफ बॉडीज भी मिलेंगी। तो अगर पूछा जाए कभी एस्कॉफ बॉडीज क्या होती हैं, तो ग्रेनुलोमेटस लाइक स्ट्रक्चर इन ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, बीच में कुछ इन्फ्लेम्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फिर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिर कुछ कैटरपिलर सेल्स होते हैं जिनको जिनको एंटी स्कॉफ सेल्स भी बोलते हो आप। ठीक है, तो पैन कार्डाइटिस में हर जगह एस्कॉफ बॉडी मिलेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं, अगर पैन कार्डाइटिस होगा तो हार्ट की डिफरेंट लेयर्स जब इन्वॉल्व होंगी तो क्या क्या मैनिफेस्टेशन उससे रिलेटेड मिलेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि हार्ट डैमेज ही एक परमानेंट डैमेज होता है, बाकी सारा डैमेज विदाउट एनी रेसिडुअल डिफॉर्मिटी हील हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी तक जो पढ़े हैं इस बार इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन एक्यूट रूमेटिक फीवर का पैन कार्डाइटिस होता है। हार्ट की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। एस्कॉफ बॉडी एक ग्रेनुलोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पैथोग्नोमिक होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, है ना। तो ये सारी लेयर्स में पाया जाएगा, तभी हमने पैन कार्डाइटिस कहा है। इनमें कुछ सेल्स सराउंडिंग ऐसी होती हैं जिसमें जो क्रोमेटिन होता है वो रिबन लाइक हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर सेल्स या एंटी स्कॉफ सेल्स। यहाँ पे हम लोगों ने एक रफ डायग्राम देख लिया है, अब ये सब का डिटेल आप लोग पैथो में पढ़ लोगे। और हम लोग ये देख लेते हैं मैनिफेस्टेशन, अगर पैन कार्डाइटिस हुआ तो डिफरेंट पैन कार्डाइटिस। ठीक है, पैन कार्डाइटिस होगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंडोकार्डियम के इन्वॉल्वमेंट को। फर्स्ट एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस के फीचर्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं। एंडोकार्डियम अगर खराब होगा तो वॉल्स में हमने देखा था क्या हो जाता था, रिगर्जिटेशन होने लगता था, है ना। तो इन फॉर्म ऑफ यहाँ पे माइट्रल या एओर्टिक रिगर्जिटेशन, है ना। तो यहाँ पे वॉल्स में इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, कुछ वेजिटेशन भी बनते हैं, लेकिन मेनली जो हमें प्रॉब्लम मिलती है एक्यूट स्टेजेस में वो रिगर्जिटेशन मिलता है, और खासकर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के जहाँ पे माइट्रल और एओर्टिक वॉल होते हैं। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि हर कोई चीज हील कर जाएगी विदाउट एनी रेजिडुआ, लेकिन ये जो वॉल का डिफेक्ट होगा ये प्रोग्रेस कर जाएगा क्रोनिक डिसीज में, और आगे चल के ये रूमेटिक हार्ट डिसीज में चेंज हो जाएगा ना। हम लोग कह रहे थे बाइट्स द हार्ट, तो एक्चुअली बाइट्स द एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, मे प्रोग्रेस टू क्रोनिक डिसीज, मे प्रोग्रेस टू chronic valvular disease known as rheumatic heart disease, rheumatic heart disease। ठीक है, RHD। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, हम लोग कई दिन से माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन ये सब पढ़ रहे हैं। आप लोग देख के ही बता सकते हो, अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा जो कि सबसे कॉमन है, तो आपको जो मर्मर मिलेगा वो एक पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, एपेक्स पे या माइट्रल एरिया में। तो लिख लेते हैं, तो मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा माइट्रल रिगर्जिटेशन, जिसमें जो मर्मर मिलेगा आपको वो पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, पैन सिस्टोलिक
मरमर। इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज और है, जब हम लोगों ने एमआर पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था एक डायस्टोलिक फ्लो मरमर भी मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका हमने बना दिया है माइट्रल वॉल, ठीक है, और हमने कह दिया नॉर्मली वॉल्स ऐसे होते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेम्ड वॉल वॉल होगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इन्फ्लेम्ड होगा। ये थोड़ा सा माइट्रल स्टेनोसिस जैसा भी फीचर लाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिगर्जिटेशन हो गया था इधर को, तो ज्यादा ब्लड वापस भी आएगा, है ना, डायस्टोल में। तो आपको ये एक जेट ये मिलेगा और ये एक जेट रेड वाला लौट के आएगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेम्ड वॉल्स हैं आपके, है ना, क्योंकि हम लोग एंडोकार्डाइटिस की बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे डायस्टोलिक फ्लो मरमर भी मिलेगा, डायस्टोलिक फ्लो मरमर। आप लोग इसी को कहते हो कैरेकूम मरमर, नोन एज कैरेकूम्स मरमर, ठीक है। तो ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, कैरेकूम्स मरमर। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, एस्कॉस बॉडी को यहाँ नहीं लिख रहे हैं, वो तो हर जगह मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिगर्जिटेशन हो रहा है, आपने कह दिया कि माइट्रल रिगर्जिटेशन सबसे कॉमन है, तो जो ये ब्लड जा रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम में, ये कहीं ना कहीं लड़ेगा। मान लीजिए ये ब्लड यहाँ वॉल से लड़ जाता है, तो यहाँ पे एक पैच बन जाएगा, इसको आप कहते हो पैच। ये रिगर्जिटेंट जेट यहाँ आके लड़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ स्किन, आपकी स्किन नहीं, अंदर वाली सरफेस जो एट्रियम की है वो कुछ न कुछ डैमेज हो जाएगी। यहाँ एक पैच जैसा आपको मिलेगा, इसी को आप कहते हो मैकलम्स पैच, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये आपका हो गया जहाँ पे रिगर्जिटेंट जेट लड़ रहा है, मैकलम्स पैच, ठीक है। रिगर्जिटेंट जेट जेट प्रोड्यूसेस मैकलम्स मैकलम्स पैच। बस इतना काफी है। एंडोकार्डियम को इसलिए डिटेल में ले लिया क्योंकि यहाँ पे जो जो डैमेज हो रहा है वो परमानेंट है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। जब हम लोगों ने माइट्रल रिगर्जिटेशन पढ़ा था तो हमने कहा था दो मरमर मिलता है, एक तो सिस्टोलिक मरमर मिलेगा पैन सिस्टोलिक, दूसरा फ्लो मरमर डायस्टोलिक, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेम्ड वॉल वॉल हो जाएंगे, इसकी वजह से जो डायस्टोलिक वाला मरमर होगा वो डिफरेंट टाइप का मिलेगा आपको, कैरेकोम्स मरमर बोलते हो। तो एंडोकार्डाइटिस में हमने देख लिया मोस्टली वॉल का रिगर्जिटेशन होगा एक्यूट स्टेज में, लेटर ऑन फाइब्रोसिस होगा तो रूमेटिक हार्ट डिसीज में चेंज हो जाएगा, तब स्टेनोसिस होगा, है ना। तो ये आपका आरएचडी है, यहाँ पे एमएस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस ज्यादा कॉमन है। अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा तो एक पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा और एक डायस्टोलिक मरमर मिलेगा, जो उसको यहाँ पे कैरेकूम्स मरमर कहोगे। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। जहां पे ये रिगर्जिटेंट जेट लड़ेगा वहां पे एक रफ एरिया बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसको कहते हो मैकलम्स पैच। दैट इज ऑल अबाउट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब देख लेते हैं मायोकार्डाइटिस में क्या होगा। मायोकार्डियम को भी इन्वॉल्व करेगा ये, तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं मायोकार्डाइटिस। आपको पता है मायोकार्डाइटिस या जो मसल्स होती हैं वो मेनली मायोकार्डियम में होती हैं। अगर किसी को मायोकार्डाइटिस होगा तो हार्ट पंप क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से सीएचएफ हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना। और दूसरी चीज हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। और एक चीज हम लोग और पढ़ रहे थे, रिलेटिव टैकीकार्डिया, रिलेटिव टैकीकार्डिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 10 हार्ट बीट का इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन रिमेटिक हार्ट डिसीज और डिप्थीरिया में ये रूल फॉलो इसलिए नहीं होता क्योंकि मायोकार्डाइटिस हो जाती है, ठीक है। तो मायोकार्डाइटिस जब भी होगा तो सीएचएफ भी हो सकता है और वहां पे टैकीकार्डिया भी हो सकता है, डिसप्रपोर्शनेट टू डिग्री ऑफ राइज इन टेम्परेचर। ये तीनों चीज हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, और इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस भी होता है, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस होगा तो इंसान को पेन होगा, जैसे मान लीजिए एमआई का पेन होता है, डल होता है, पेरिकार्डाइटिस का पेन आपका शार्प होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं शार्प चेस्ट पेन, आप एक फिंगर से बता सकते हो, शार्प चेस्ट पेन।
ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा, अचानक होगा, किसी एक जगह पे होगा, आप उसे लोकलाइज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस, नोन एज ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका मान लीजिए हार्ट मैंने बना दिया है, इसके किनारे किनारे पेरिकार्डियम बना देते हैं, तो बीच बीच में ढेर सारे सिक्रीशंस होंगे, सीरो सैंग्विनस सिक्रीशंस होंगे, ऐसे लगेगा कि आपने ब्रेड में बटर लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ दिखेगा। ये सब ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स होती हैं। ऐसे लगेगा 2 लेयर ब्रेड की है और आपने कुछ वहां पे बटर लगा रखा है बीच में। तो ये आपका पूरा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट रहा। ठीक है, और काफी इजी भी रहा। इसमें मैंने कह दिया एंडोकार्डाइटिस हमेशा अ, हो सकता है एज अ प्रोग्रेसिव डिसीज में चेंज हो जाए, जिसको हम लोग रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। पहले रिगर्जिटेशन था, धीरे धीरे हील होता रहा, फिर कुछ गड़बड़ होता रहा, उसकी वजह से आगे चल के रूमेटिक हार्ट डिसीज या माइट्रल स्टेनोसिस या एओर्टिक स्टेनोसिस में चेंज हो गया, है ना। 2 मरमर मिलेगा, एक तो नॉर्मल रिगर्जिटेशन वाला मरमर आप जानते हो, पैन सिस्टोलिक होगा। दूसरा जो फ्लो मरमर पहले मिला करता था, इसका यहाँ नया नाम है, दैट इज कैरेकूम्स मरमर, है ना। और एक पैच मिल रहा है जो रिगर्जिटेंट जेट ऊपर जाके लेफ्ट एट्रियम में लगेगा, उसकी उसकी वजह से एक रफ सरफेस मिल जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अगर मायोकार्डियम की बात करें तो पंपिंग फेलियर होगा तो सीएचएफ होगा। ठीक है, कंडक्शन फेलियर होगा तो पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, और रिलेटिव टेकिकार्डिया हम लोग देख चुके हैं। पेरिकार्डाइटिस होगा तो शार्प शूटिंग पेन होगा, और ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस ऑफ या ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस होगा। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस ऑफ पेरिकार्डियम। सब लोग समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ भी टफ है। अब हम लोग दूसरा मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ऐसी कुछ होती है यहाँ पे कि पहले एक जॉइंट में होगी, उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। कोई भी जॉइंट में डिफॉर्मिटी नहीं होगी, जो हीलिंग होगी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो सेकंड चीज हम लोग लिख लेते हैं, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जा रहा है तो हम लोग कहते हैं माइग्रेट कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। सेकेंड थिंग, माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। इसको भी हम लोग कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। 75% केसेस में ये मिलता है अगर रूमेटिक फीवर किसी को डायग्नोज किया है। पहली लाइन लिख लेते हैं, मेनली लार्ज जॉइंट्स, मेनली लार्ज जॉइंट, जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, लार्ज जॉइंट्स। सेकंड आपका हो जाता है, इसको कह सकते हैं मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। जो कार्डाइटिस था वो 50 to 60% में मिलता है, ये लगभग 70% पेशेंट्स में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो ऑटो इम्यून डिसीज होता है। हम लोग रिमेटिक फीवर से जो आर्थराइटिस होता है, मतलब रिमेटिक आर्थराइटिस पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, तो पहले एक जॉइंट में होगा, फिर वो जॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूसरे जॉइंट में होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी या फ्लीटिंग नेचर। और जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसका स्ट्रेप्टोकॉकस से कोई रिलेशन नहीं है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, और उसमें जिस भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माइग्रेटरी और फ्लीटिंग इन नेचर, इन नेचर। लास्ट लाइन लिख लेते हैं, हील्स विद नो डिफॉर्मिटी, हील्स विद नो डिफॉर्मिटी। एक जॉइंट में हुआ वो बिल्कुल ठीक हो गया, फिर दूसरे जॉइंट में हुआ वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर हो सकता है लौट के पहले जॉइंट पे आ जाए। ठीक है, लेकिन परमानेंट कोई डैमेज नहीं होगा किसी भी जॉइंट को। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया था, अगर आर्थराइटिस है तो किसी जॉइंट में पेन भी है, इन्फ्लेमेशन है, रेंज ऑफ मूवमेंट भी, उस जॉइंट का मूवमेंट भी डिक्रीज हो गया है। लेकिन जब आर्थ्रैल्जिया की बात करते हैं माइनर फीचर में, तो वहाँ केवल जॉइंट पेन की बात करते हैं। ठीक है, नो इन्फ्लेमेशन। थर्ड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, थर्ड हम लोग लेते थे इरिदमा मार्जिनेटम, इरिदमा
मार्जिनेटम हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मिमिक्री में देख लिया था। इन सारे ऑर्गन्स को आपका जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी बन गया है वो टारगेट करेगा। ये लेस देन 1% पेशेंट्स में दिखता है। इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन वैसे भी बहुत फेयर होता नहीं, तो बहुत क्लियरली दिखता नहीं। मैंने आपको दिखा भी दिया था ये कैसा होता है, अभी फिर से देख लेंगे। मैकुलर होता है, मतलब सरफेस इसका रेज नहीं होता है, ठीक है। और ये भी माइग्रेट करता रहता है इधर उधर, ठीक है। और मार्जिनेटम का ये मतलब है मार्जिन्स पे ये ज्यादा रेड होगा और बीच में पेल होगा, इस तरीके से मिलेंगे, या टेढ़े मेढ़े भी मिल जाएंगे। तो बीच में पेल होंगे, है ना, मार्जिन्स रेड होंगी, मार्जिन्स रेड, और बीच में सेंट्रल पेलर, ठीक है, सेंट्रल में पेल होगा। तो इरिथमा मार्जिनेटम इसका इसीलिए नाम है। आगे देख लेते हैं। नेवर ऑन फेस, फेस पे नहीं होते, नेवर ऑन फेस, ठीक है। और नॉन इची, इसमें कोई आपको खुजली नहीं होगी, नॉन प्रूराइटिक, प्रूराइटिक या इची, है ना। तो ये इतना चीज हम लोगों ने एडमा मार्जिनेटम में देख लिया है। इसमें ऐसा भी होता है अगर पेशेंट हीट के पास जाता है तो इसमें ज्यादा ये चीज ज्यादा एपरेंट हो जाती है, ठीक है। एसेंचुएटेड बाय वार्मिंग लिख लेते हैं, एसेंचुएटेड बाय वार्मिंग, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपके एडमा मार्जिनेटम से रिलेटेड हो गई। अब देख लेते हैं एडमा मार्जिनेटम कैसा दिखता है। इसलिए हम लोगों ने देखा भी था। ये इरिथमा मार्जिनेटम है। आप लोग रेस देख पा रहे होगे, एक को तो मैंने मार्क कर दिया, दूसरा रेस यहाँ पे है, दूसरा रेस आपका यहाँ पे है। देखो मार्जिन्स इसकी रेड है, बीच में पेल है ना। तो इस टाइप से आपके होते हैं रेसेस। और ये एक्सट्रीमिटीज पे होते हैं, फेस पे कभी नहीं आते। ट्रंक पे भी आ सकते हैं बट नेवर ऑन फेस। वार्म करेंगे तो ये रेसेस और बढ़ जाते हैं, 1% केसेस में मिलते हैं। फेयर कॉम्प्लेक्सन पीपल में ज्यादा अप्रिसिएट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ थिंग आपका यहाँ पे है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। अब जो आपके एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज थे वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को अटैक कर रहे हैं, ये भी लगभग 1% में ही मिलता है। ये एक्सटेंसर सरफेसेस पे मिलता है, 1 सेंटीमीटर 1%, ऐसे याद कर सकते हैं। ओवर एक्सटेंसर सरफेसेस, एक्सटेंसर सरफेसेस, नॉन टेंडर, छूने से इसमें कोई पेन नहीं होगा, ठीक है, नॉन टेंडर। इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया। लास्ट देख लेते हैं कोरिया। तो जो यहाँ पे कोरिया मिलता है उसका अलग अलग नाम है। पहला नाम है सिंडेन हेम्स कोरिया, सिंडेन हेम्स कोरिया, या इसी को हम लोग कहते हैं सेंट विटिस डांस, सेंट विटिस डांस। कोरिया का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज होते हैं, हाथ पैर, उसमें पर्पसलेस मूवमेंट होते रहे, ठीक है। और जब आप सो जाओ तो खत्म हो जाए। तो कोरिया को लिख लेते हैं, कोरिया इज पर्पसलेस मूवमेंट, कोरिया इज पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट्स, मेनली। टंग का भी मूवमेंट हो सकता है, बार बार कोई इंसान टंग निकाले तो भी एक तरह से कोरिया हो सकता है, ठीक है। और ये डिसअपियर्स ऑन स्लीप, डिसअपियर्स ऑन स्लीप, सोते समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये करीब 15% केसेस ऑफ रिमेटिक फीवर में मिल सकता है आपको। इसमें आपने देख भी लिया था बेसल गैंग्लिया के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, पर्टिकुलरली कॉर्डेट न्यूक्लियस, लिख लेते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसल गैंग्लिया। जो आपके एंटीबॉडीज बने थे, मैंने कहा था वो बेसल गैंग्लिया को अटैक करेंगे, है ना, पार्टिकुलरली कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये ज्यादातर फीमेल्स में मिलती हैं, या कभी इमोशनल स्ट्रेस हो गया तब होते हैं। इसमें मान लीजिए अगर वो इंसान, किसी को कोरिया हो रहा है तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर कह दीजिए कि उसको तेजी से पकड़े, तो कोरिया अगर हो रहा होगा उसमें तो कभी पकड़ेगा कभी ढीला कर देगा ग्रिप, कभी पकड़ेगा कभी ढीला कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्क मेड्स ग्रिप। जब कोई मिल्क करता है इंसान काऊ को तो पहले उसको खूब तेज
दबाता है फिर रिलैक्स करता है हाथ को। तो ये अगर आपकी उंगली पकड़ लेगा ऐसा पेशेंट, तो उसको कभी लूज कर देगा, कभी टाइट कर लेगा, लूज कर देगा, टाइट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मिल्क मेड्स ग्रिप। साइन जो यहाँ पे मिलता है इसको हम लोग कहते हैं मिल्क मेड्स ग्रिप। ठीक है, अगर आप ऐसे पेशेंट को अपनी उंगली पकड़ा दोगे और कह दोगे तेजी से पकड़ो, तो थोड़ी देर तक तो तेजी से पकड़ेगा, फिर लूज कर देगा, फिर तेजी से पकड़ेगा, फिर लूज कर देगा, है ना। जैसे लगता है कोई काऊ या बफेलो को मिल्क कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि आप लोग मिल्क कर पाते होगे, इस चीज को शायद ना समझ रहे हो, लेकिन जो लोग मिल्क करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसका ट्रीटमेंट अलग से लिख लो क्योंकि आगे नहीं पढ़ेंगे इसको। ट्रीटमेंट में हेलोपेरिडोल, फार्मा में इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, हेलोपेरिडोल। ठीक है, तो ये आपके पांचों मेन फीचर्स थे जो हम लोगों ने जोन्स क्राइटेरिया में रखे हुए थे। पहला हम लोगों ने कार्डाइटिस देखा जो कि पैन कार्डाइटिस था, है ना। दूसरा हम लोगों ने देखा माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस था, जिसमें एक जॉइंट में प्रॉब्लम होती थी फिर दूसरे में होती थी, पहला तब तक हील कर जाता था, है ना। इसी तरीके से फिर 1% केसेस में इरिथमा मार्जिनेटम देखा हम लोगों ने। मार्जिन पे जो रेस के मार्जिन होंगे वो ज्यादा रेड होंगे, बीच में पेल होंगे या व्हाइट होंगे, नॉन इची होंगे, फेस पे नहीं होंगे। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देख लिया हम लोगों ने, जो कि एंटीरियर सर्फेसेस सॉरी एक्सटेंसर सर्फेसेस पे होंगे, 1 सेंटीमीटर के होंगे, 1% केस में मिलेंगे, और नॉन नॉन टेंडर होंगे या पेनलेस होंगे। सिंडेनहम स्कोरिया देख लिया हम लोगों ने, 15% केसेस में होगा, पर्पसलेस मूवमेंट होगा, डिस्टल पार्ट का, टंग का, डिसअपियर्स ऑन स्लीप, बेसल गैंग्लिया और कॉर्डेट न्यूक्लियस के इन्वॉल्वमेंट से मिलता है। तो बेसल गैंग्लिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो एक आउटलाइन देख लीजिए, जब बेसल गैंग्लिया या सीएनएस आप लोग देखिएगा तो पढ़िएगा। तो बेसल गैंग्लिया के ढेर सारे पार्ट होते हैं। अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस में कोई प्रॉब्लम हो गया, सी फॉर कॉर्डेट न्यूक्लियस, सी फॉर कोरिया, कोई भी कोरिया हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका बच गया सब थैल्मिक न्यूक्लियस, सब थैल्मिक, तो थैलमस लिख सकते हो यहाँ पे, थैलमस। इसी टाइप से एक प्रॉब्लम होती इससे रिलेटेड हेमीबैलिस्मस, थैलमस हेमीबैलिस्मस एक जैसा साउंड करता है, तो लिख लेते हैं हेमी, जैसे लगता है इंसान किसी को पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, हेमी बेलिस्मस, उस टाइप का मूवमेंट वो करेगा। इसके अलावा सब्सटेंसिया नाइग्रा होता है जिससे पार्किंसन होता है, आप लोगों ने पढ़ा था सब्सटेंसिया नाइग्रा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको पार्किंसन डिसीज मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज। ये सब जब हम लोग सीएनएस पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे, फिलहाल इतने की ही जरूरत थी अभी। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों को ये देखना है, इतने तो मेन क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना हम लोगों के लिए जरूरी होगा, ठीक है, जिससे अब देखो इसकी डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल ही है। जो इन्वेस्टिगेशन थे, लैब क्राइटेरिया थे, वो आपने माइनर में रखा था, है ना। इसका मतलब जो मेजर आपका वो होगा क्लिनिकल सिनेरियो, वो डिपेंड करेगा इन पांचों क्राइटेरिया पे कि रिमेटिक फीवर है कि नहीं है। मतलब मेनली द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल, बाकी सब आपको माइनर क्राइटेरिया में लैब वाले मिलेंगे या सपोर्टिव एविडेंस में मिलेंगे। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, पहली चीज हम लोग सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस देखेंगे कि क्या क्या हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एंटीजन गया है उसके अगेंस्ट ज्यादा एंटीबॉडी बनी है, हम लोग शुरू से ये पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या एंटीबॉडीज ज्यादा बनी है उनका लेवल देख लेते हैं। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, या हम लोग लिख सकते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने इसको सपोर्टिव एविडेंस में देखा भी था। तो जो पहला था एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर, ठीक है। एएसओ टाइटर मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 250। इसकी यूनिट आपको बताई थी टॉड्स, है ना, ये एडल्ट्स में होता है। चाइल्ड होगा तो इसमें ग्रेटर देन 333 टॉड्स, ठीक है।
तो अगर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकोकस में, उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है जब भी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन मिलता है। तो इस एंटीबॉडी को हम लोग देख लेते हैं, कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी या ओ टाइटर। 250 से ज्यादा अगर एडल्ट में मिलेगा तो हम कह देंगे कि रेज्ड है। अगर 333 से ज्यादा किसी चाइल्ड में मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे रेज्ड है, मतलब सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा एंटी डीएनएज बी, एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडी, ठीक है, ये भी स्पेसिफिक होता है किसी भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। इसकी वैल्यू आपकी 480 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा आएगी तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो दो एंटीबॉडी देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग माइनर क्राइटेरिया में देखे थे कि कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बढ़ जाते थे, है ना, जिसमें हम लोगों ने कहा था ईएसआर बढ़ जाएगा, सीआरपी बढ़ जाएगा, टीएलसी बढ़ जाएगा। ईएसआर सीआरपी को तो हम लोगों ने माइनर क्राइटेरिया में भी लिया था, लेकिन टीएलसी को नहीं लिया था। सेकेंड चीज देख लेते हैं हम लोग, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, है ना। एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स से हम लोग देख लेते हैं, एक तो ईएसआर बढ़ा होगा और दूसरा सीआरपी बढ़ा हुआ होगा, और टीएलसी भी, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है टीएलसी बढ़ता ही है ना। ये आपके पार्ट ऑफ माइनर क्राइटेरिया भी थे, पार्ट ऑफ लैब माइनर क्राइटेरिया। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से याद भी होगा सबको, पार्ट ऑफ माइनर क्राइटेरिया। तो अभी तक हम लोगों ने जो वहां पे सपोर्टिव एविडेंस में एसओ टाइटर पढ़ा था उसको देख लिया। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा देख लिया एंटी डीएनएज बी, ठीक है, जो कि काफी स्पेसिफिक होता है आपके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। इसकी यूनिट होगी 480 इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा एक्यूट फेज रिएक्टेंट आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो। आपने कार्डियक फीचर्स में देखा था ईसीजी या पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ था, तो ईसीजी आप लोग इसको इसमें कराओगे तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, जब हम लोग ईसीजी पढ़ रहे थे देख भी रहे थे कितना ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा अगर ये, तो आप कहोगे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया है ना। इसके अलावा हम लोग इको करा सकते हैं, क्योंकि माइट्रल या एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है तो हम लोग 2D इको करा सकते हैं, जिसमें हम लोग माइट्रल रिगर्जिटेशन या एओर्टिक रिगर्जिटेशन देख सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर सीएचएफ हो रहा होगा तो ये देखना चाहेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, इजेक्शन फ्रैक्शन एस्टिमेशन। तो मेनली आप देख रहे होगे यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जो जो क्लिनिकल फीचर्स आपके दिमाग में था उसको बस आप कंफर्म कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी में क्लिनिकल फीचर नहीं और इतनी सारी फाइंडिंग आ गई तो आप उसको कह दो रिमेटिक फीवर है। मान लीजिए किसी को माइट्रल रिगर्जिटेशन या एओर्टिक रिगर्जिटेशन मिलने लगा, पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, तो रिमेटिक फीवर नहीं। सारे क्लिनिकल फीचर्स मिले आपको जैसा कि जोन्स क्राइटेरिया कहता है, उसके अलावा इस फॉर्म में कुछ उसको सपोर्टिव एविडेंस मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ईसीजी करा लिया, इको करा लिया कार्डियक चीजें देखने के लिए, बाकी हम लोगों ने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर लिया था एंटीबॉडी, सीआरपी और ईएसआर देखने के लिए, है ना। तो देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट ये है एएसओ टाइटर, डीएनएज बी और इंक्रीज्ड पीआर इंटरवल, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाते हैं। काफी इजी इसका ट्रीटमेंट, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा मेडिसिन में, पीडिया में, कोचिंग में, है ना। तो देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जब भी किसी को कार्डियक डिसीज होती है तो आपको बेड रेस्ट बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ठीक है। बाकी वो जो कुछ भी बेटर कैलोरी सब्सटेंस हो, फूड हो, उसको आप उनको खिलाते रहिए। हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे रेस्ट के बाद ड्रग मैनेजमेंट की बात करेंगे, है ना। तो ड्रग मैनेजमेंट में अब हम लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी देंगे। आप लोग पढ़ते आए हो कि पेंसिलिन सबसे बेस्ट ड्रग होती है स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट, तो यहाँ पेंसिलिन देंगे, अगर उससे रेजिस्टेंट होगा तो इरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी। बहुत ही पेनफुल इंजेक्शन होता है और आईएम देते हैं। नाम है इंजेक्शन का बेंजाथीन पेंसिलिन। एनाफाइलेक्सिस होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए सेंसिटिविटी टेस्ट कराने के बाद ही देते हैं। तो लिख लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इज बेंजाथीन पेंसिलिन, बेंजाथीन
पेनिसिलिन, पेनिड्योर नाम से आता है, अभी लिखवा देंगे, पेनिसिलिन इंजेक्शन पेनिड्योर नाम से आता है। इसको आपको IM देना होता है, बहुत जल्दी से देना होता है वरना सिरिंज में ही क्लॉट कर जाता है। ठीक है, कितना दोगे, डोज दे दोगे आप 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स IM, 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलर। ठीक है, अगर पेशेंट इससे एलर्जिक है, इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से अगर एलर्जिक है तो सेकेंड चीज आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, टैब एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन आप इसको दोगे 250 मिलीग्राम TDS। ठीक है, तो ये आप 14 डेज के लिए दे दीजिए, और ये इंजेक्शन आप सिंगल दोगे, सिंगल इंजेक्शन। ठीक है, तो जो थ्रोट के आसपास स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो अगर बिल्कुल ट्रीट कर दोगे तो आगे चल के जो 19 डेज पे एक्यूट रिमेटिक फीवर, अगर किसी को एक्यूट रिमेटिक फीवर हो गया तो आप ये इतना ट्रीटमेंट दे रहे हो, आगे चल के आप लोग ये देखोगे कि मान लीजिए दोबारा उसको एक्यूट रिमेटिक फीवर होगा तो उसको उसकी हार्ट की प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी, तो इसका मतलब है जितनी बार उसे रिमेटिक हार्ट डिसीज होगा उतनी बार रिमेटिक फीवर उसके हार्ट को बाइट करेगा। तो ये तो आपका ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इसके आगे आपको दोबारा ना हो इसलिए इसको प्रोफाइलैक्सिस भी देनी पड़ेगी, उसको आप कहते हो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस के पहले हम लोग देख लेते हैं कि और क्या मेडिसिन दे सकते हैं। एक तो हमने इसको दे दिया बेंजाथीन, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। थर्ड चीज हम लोग देख लेते हैं सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट्स, मान लीजिए किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन होगा ही अगर पॉलीआर्थराइटिस वाला फीचर इसमें मिलेगा, तो बहुत अच्छे से वो रेस्पॉन्ड करता है एस्पिरिन को। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग रूमेटिक आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं या माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। मार्केट नेम जो एस्पिरिन का होता है इकोस्प्रिन नाम से आपको मिलेगी, इकोस्प्रिन। ठीक है, डिफरेंट पावर्स में इकोस्प्रिन। ठीक है, तो जो रिमेटिक आर्थराइटिस या पॉली आर्थराइटिस है बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है, कितना भी तेज पेन हो रहा हो आप इसको प्रॉपर डोज में ले लीजिए तो पेन बिल्कुल सबसाइड हो जाता है, और जब फिर पेन होगा तो आप इसको नेक्स्ट डोज दे दोगे। ठीक है, तो इसका जो डोज होता है लिख लीजिए 80 to 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और इसको डिवाइड करके दे दोगे आप लोग QID में, मतलब 4 टाइम्स डे दोगे। ठीक है, अब ये देखो पूरे टाइम तक आप किसी को अगर इस तरह से सैलिसिलिक एसिड दोगे तो उसको बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे, जैसे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, टिनिटस वगैरह। तो इसको तब तक दो जब तक ESR नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद टेपर कर दो। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा गया है फॉर 2 वीक्स टिल ESR बिकम नॉर्मल, इसके बाद आप इसको टेपर कर दोगे। अगर ESR नॉर्मल हो गया तो आप इसको टेपर करना शुरू करोगे, स्टार्ट टेपरिंग, मतलब कम करना शुरू कर दोगे। अभी तक सैलिसिलेट्स में इतना ही बताया है, 80 to 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे से देंगे। इकोस्प्रिन नाम से टेबलेट आएगी, 2 हफ्ते में लगभग ESR कम होने लगता है, तो आप इसको टेपर कर दीजिए। तो टेपरिंग डोज जो आपकी होगी 40 to 50, आधा कर दिया आपने, मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, इसको 4 वीक और दे दीजिए, उसके बाद इसको स्टॉप कर दीजिए। तो टोटल अगर ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, टोटल एस्पिरिन आप लोग जो दोगे 2 + 4 वीक है ना, 2 में आप @100 से दे दोगे, 4 वीक आप @50 से दे दोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 वीक आपको ट्रीट करना है, क्योंकि यही सबसे अच्छी ड्रग है जिससे जॉइंट पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन हम लोग जॉइंट पेन से कंसर्न नहीं है। अगर ऐसे पेशेंट को कभी
या ऐसे पेशेंट में कार्डाइटिस हो गया है तो ज्यादा दिक्कत है। तो अगर कार्डाइटिस है या बहुत सीवियर आर्थराइटिस है तो एस्पिरिन से काम नहीं चलेगा, अब हमको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। स्टेरॉइड में आप लोग जानते हो प्रेडनिसोलोन इज ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रग हम लोग लिख लेते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स, अगर केवल आर्थराइटिस है तो आप एस्पिरिन दोगे, लेकिन अगर कार्डाइटिस भी हो गया है या बहुत सीवियर आर्थराइटिस है तो आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। लिख लेते हैं पेशेंट्स विद सीवियर कार्डाइटिस और सीवियर आर्थराइटिस। अब आपको यहाँ पे एस्पिरिन के अलावा प्रेडनिसोलोन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेरॉइड देंगे हम लोग वो देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो टैबलेट प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन, या मार्केट नेम में ओमना कॉर्टिल नाम से भी आता है, टैबलेट ओमना कॉर्टिल, ठीक है। एट द रेट 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। मान लीजिए कोई 80 किलो का इंसान है ना, तो उसको 1 से देंगे तो 80 मिलीग्राम हो जाएगा, तो 40 मिलीग्राम बीडी, इससे ज्यादा दे नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम 80 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए 40 मिलीग्राम बीडी से ज्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही फंडा है, 2 वीक्स तक आप इसको इतने से दोगे, बाद में टेपर कर दोगे। तो फिर इस यहाँ पे लिख लेते हैं डोज ड्यूरेशन 2 वीक्स प्लस 4 वीक्स, 2 वीक्स प्लस 4 वीक्स। तो 2 वीक्स जो आप दोगे वो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे से दोगे, है ना। उसके बाद इसको टेपर करके स्टॉप कर दोगे अगले 4 वीक में। तो यहाँ पे हायर डोज, यहाँ पे लो डोज देन स्टॉप, ठीक है। तो पहले हाई डोज में दोगे, मतलब पहले 2 तक जा सकते हो, या बहुत ज्यादा अगर वेट है तो 80 तक मैक्सिमम जा सकते हो, बाद में कम करते करते इसको बंद कर दोगे। कभी भी स्टेरॉइड को सडनली टेपर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है कि जो ट्रीटमेंट का पार्ट है। दोबारा रूमेटिक फीवर होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो दोबारा रूमेटिक फीवर ना हो इसके लिए हम लोग पेशेंट को एटलीस्ट 5 ईयर तक पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, या अगर किसी को रूमेटिक हार्ट डिसीज हो गया तो लाइफ लॉन्ग पेंसिलिन का इंजेक्शन लगेगा, जो कि इंट्रामस्कुलर होगा, जो कि बहुत रिस्की होगा और बहुत मुश्किल से मिलेगा, और उससे भी ज्यादा मुश्किल से इसको लगाने वाले मिलेंगे, क्योंकि जिस किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाओगे उसको ये लगेगा एनाफाइलेक्सिस हो जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है, तो जल्दी कोई इसको लगाएगा नहीं आपको। तो इसको आप अपने फैमिली डॉक्टर से या जो एक स्पेसिफिक क्लिनिशियन है जिसने डायग्नोज किया उसी से लगवाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस। हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपका रूमेटिक फीवर होता है इट बाइट्स द हार्ट, बिकॉज रूमेटिक फीवर बाइट्स द हार्ट। विद एवरी एपिसोड रूमेटिक फीवर बाइट्स हार्ट अगेन एंड अगेन। तो जो भी प्रॉब्लम होगी, वॉल्वुलर प्रॉब्लम होगी, वो एड ऑन होती जाएगी। तो इस वजह से एक बार तो रूमेटिक फीवर को किसी तरह से पेशेंट ने मैनेज कर लिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इतना ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो जाए, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका सर्वाइवल ही ना पॉसिबल हो। इसकी वजह से सेकेंड एपिसोड रूमेटिक फीवर का ना हो और कार्डियक डैमेज ना हो, तो हम लोग इसको कम से कम 5 ईयर्स तक पेंसिलिन की प्रोफिलैक्सिस देते हैं। देयरफॉर टू प्रिवेंट एनी फर्दर एपिसोड ऑफ rheumatic fever, we give lifelong injection Panidure, मतलब बेंजाथीन पेंसिलिन, टू पेशेंट्स विद rheumatic heart disease, है ना, एंड अप टू 5 years टू अदर पेशेंट्स। अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज नहीं मिला है आपको इको पे या ईसीजी पे, इसका मतलब 5 साल दे दो, फिर उसके बाद इवेलुएट करो, अगर पेशेंट ठीक होगा तो उसके बाद रोक सकते हो। लेकिन अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज है तो आजकल की गाइडलाइंस कहते हैं पूरी जिंदगी उसको लगेगा। कितना फ्रीक्वेंटली लगेगा? फर्स्ट आपका है
इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पेनिसिलिन कितना देंगे आप इसको? 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आईएम की ही बात हुई थी क्योंकि इसको आईवी लगा ही नहीं सकते हम। एवरी 3 वीक्स मतलब एवरी 21 डेज पूरी लाइफ पेशेंट को लगना है अगर उसको रूमेटिक हार्ट डिसीज है। लेकिन अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज नहीं है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो आप इसको 5 इयर्स के बाद बंद कर सकते हो। अगर बेंजाथीन पेनिसिलिन से एलर्जिक है, इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो आप यहाँ पे दे दीजिए टेबलेट इरिथ्रोमाइसिन। वहां टीडीएस देते थे जब ट्रीट करते थे, है ना। यहाँ पे बीडी दे दीजिए 250 मिलीग्राम 1 टेबलेट बीडी। टेबलेट बीडी, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है जितना दिन आपको पेनिसिलिन देना था उतना दिन आप इसको दे दीजिए। एक और ऑल्टरनेट आ गया है आजकल, पेनिसिलिन ओरल भी आ गया है नाउअडेज। ओरल पेनिसिलिन इज आल्सो अवेलेबल, लेकिन अगर एलर्जी होगी तो भी नहीं दे पाओगे। इज आल्सो अवेलेबल। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं टेबलेट पेनिसिलिन वी 250 मिलीग्राम बीडी, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने ट्रीटमेंट पार्ट पे पढ़ लिया है। जल्दी से एक बार में इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के पार्ट पे हम लोगों ने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकल एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस जो भी थ्रोट में है उसको क्लियर करना जरूरी है। एक सिंगल आईएम इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन या इंजेक्शन पेनिड्योर का लगना होता है। 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आगे चल के जब सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस करेंगे तो इसको एवरी 21 डेज देना पड़ेगा। अगर आरएचडी होगा तो लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। आरएचडी नहीं होगा तो उसको 5 ईयर्स तक देना पड़ेगा। एलर्जी होगा तो यहाँ पे 250 मिलीग्राम टीडीएस इरिथ्रोमाइसिन देंगे। वहां पे आप बीडी दोगे जब सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस करोगे। और 2+4 का रूल याद रखिएगा। अगर केवल आर्थराइटिस है तो आप इकोस्प्रिन या एस्प्रिन दोगे। 80 to 100 से स्टार्ट करोगे 2 वीक तक, बाद में इसको 40 to 50 करके बंद कर दोगे, ठीक है। 2+4। इसी तरह से स्टेरॉइड है, अगर सीवियर कार्डाइटिस या सीवियर आर्थराइटिस है फिर 2+4। पहले 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे से दे दोगे, बाद में 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे से लेके बंद कर दोगे। सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस आपको अभी भी जस्ट बताया है। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल फॉर एक्यूट रूमेटिक फीवर।